नमस्ते मेरे यूपी वाले प्यारे भाई। यूपी के युवा अभी भावी युवा नेता बनने की होड़ छोड़ के यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि 25 लाख हमारे यूपी के गबरू लौंडे पेपर देंगे 5-6 सितंबर को। लेकिन उस पेपर में जो सबसे खतरनाक चीज है, बाकी के तो आप झेल लोगे, वो है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। कि एग्जामिनर का मूड सनका तो वो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन देगा कि बच्चे क्या मतलब फड़फड़ाते हुए एग्जाम सेंटर से चीखते हुए मेरे भाई बाहर निकलेंगे। तो दोस्त, ऐसी जो है सिचुएशन आए, इससे पहले आपको डीआई के अच्छे अच्छे कैलकुलेटिव सवालों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं पीईटी वाले बच्चों को अपने चैनल पे डीआई सॉल्व करवाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? टेबलर डीआई, तालिका विश्लेषण। इसलिए टेबल डीआई के हम 2 क्लास लेंगे। आप हमारे चैनल पे अगर जाओगे यहां पर मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे, तो 1 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है टेबल डीआई की। अर्थमेटिक के बेस्ट 50 क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, और आज हम टेबल डीआई की 2nd क्लास करेंगे। प्रीवियस ईयर के भी हैं और मैंने एक आध नई डीआई भी ली है। तो आज की क्लास में हम 5 टेबल डीआई सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है जी। इन डीआई का लेवल है मॉडरेट। इस लेवल का तो मेरे प्यार भी ये समझो कि बिल्कुल आ सकता है। इस लेवल की तैयारी तो होनी चाहिए कि आप जो है कम से कम इस हाइट तक के जो है डीआई सॉल्व कर लो, वरना आपकी तैयारी कमजोर है। बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं केवल डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर जाऊं निकल जाऊं। मैं आपको सिखाऊंगा कि हर एक सवाल को सोचने का क्या तरीका होता है, कैलकुलेशन में क्या आपको अप्रोच लगानी है, कैसे कम से कम स्टेप में आप जल्दी आंसर निकाल के दोगे, क्योंकि पेपर में ऑप्शंस दिए हैं, उनका इस्तेमाल किया करो दोस्त। तो कॉपी पेन लेके बैठो, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को मेरे प्यार भी पहले आप पॉज कर लो, खुद से बना के देखो, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखना। मैं इसके बाद आपका लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, जो हमारा पाई चार्ट है, वो भी सॉल्व कराऊंगा। कुछ नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। देखो, एसएससी वालों को हम लगातार पढ़ा रहे हैं, रेलवे वाले बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हैं, यूपी एसआई को पढ़ा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीटी को पढ़ा रहे हैं। बताओ क्या बचा है? डेली 2-3 घंटा तो यूट्यूब पर पढ़ा ही रहे हैं हम, है कि नहीं? चलिए, तो कॉपी पेन लेके बैठो, आ जाइए। सवाल नंबर 1, पहला ही सवाल हमारे साथ। अभी सचिन भी सॉल्व करेगा साथ साथ मेरे भाई। आ जाओ। निर्देश दिए हैं मेरे भाई प्रश्न में, इसका अध्ययन करें मेरे दोस्तों और उसके आधार पर उत्तर दें। यहां पे गलत लिख दे, पाई चार्ट नहीं है मेरे भाई, ये टेबल डीआई है। इस टेबल डीआई का तालिका का अध्ययन करें, उसके आधार पर उत्तर दें। चलो पहले हम पढ़ लेते हैं। ये स्टेट राज्यों के नाम है, ABCDEF राज्य हैं। ये क्या बताया गया? गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि राज्य ए में 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, राज्य बी में 10% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। समझ में? ये गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या का परसेंटेज बताया गया। ये क्या बताया गया? मेल टू फीमेल रेशियो, है ना, मेल यानी कि पुरुष और महिला का अनुपात, लेकिन 2 अनुपात हैं। ये कौन सा वाला है? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो पुरुष और महिलाएं हैं उनकी संख्या का अनुपात ये है। जो गरीबी रेखा से ऊपर, यानी कि जिनका वो राशन कार्ड नहीं बना हुआ ना, कौन सा कार्ड होता है वो? बीपीएल, है ना, इनका बीपीएल कार्ड नहीं है, ये गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल बनेगा ना, इनका बीपीएल कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा से ऊपर है। तो गरीबी रेखा से ऊपर जो मेल फीमेल हैं, पुरुष महिला, उनकी संख्या का अनुपात ये है। तो सबने डीआई समझ ले कि क्या है। अब सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि इस राज्य की कुल जनसंख्या 60 लाख है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्य सी की। राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी बताई गई है? 60 लाख। बोला गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो, पुरुष बाद में आएंगे, पहले पता लगाओ कि राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर कुल कितने लोग हैं। तो आप बताओ, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं मेरे प्यारे भाई? 22%। 100% में से 22% बेचारे मेरी तरह गरीब हैं, तो बाकी के कितने बचे फिर? 100 में से 22 घटाओ, 78%। यानी कि 60 लाख में 78% लोग ऐसे हैं जो क्या निकले भैया? गरीबी रेखा से ऊपर। ये टोटल लोग आ गए गरीबी रेखा से ऊपर। लेकिन आपको क्या बताना है? मेल, गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या।
तो ये गरीबी रेखा से ऊपर टोटल लोग आ गए, टोटल। लेकिन आपको टोटल लोग थोड़ा ना बताना है, कुल पुरुष बताने हैं। तो गरीबी रेखा से ऊपर जो है, गरीबी रेखा से ऊपर मेल फीमेल की संख्या का रेशियो कितना है? 7:6। यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर अगर मेल 7 है तो फीमेल कितनी है? आपसे क्या पूछा है? मेल। मेल यानी कि कितना हुआ? 7। आपसे 7 यूनिट का मान पूछा है मेरे भाई यहां पे, जबकि टोटल कितना है? मेल प्लस फीमेल टोटल कितना है? 13। तो नीचे आप क्या लिखोगे? हमेशा टोटल जो चीज आपसे पूछेगी उसको कहां लिखेंगे? ऊपर। तो गरीबी रेखा से ऊपर गुजारा करने वाले टोटल पुरुषों की संख्या आ गई, यही कैलकुलेशन है। तो 13×6 78, ये आ गया भैया। अब 60 की 6 में गुणा करेंगे तो 360 हो गया। 360%, परसेंट का मतलब क्या होता है? बटे 100। 360 को 100 से भाग करेंगे 3.6 इंटू 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 21 और 4.2, 25.2 लाख आ गया। ठीक है, आप हालांकि ऑप्शन देख सकते हैं, पर इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं कि आप ना कर पाओ। लो, पहला ही ऑप्शन आंसर है। कर लेंगे तो मुश्किल है ये कहीं से भी। देखो, इतना तो बेटा आपको करना पड़ेगा। अब बिल्कुल चाशनी में डुबो के तो वहां पे आने नहीं वाला आपके लिए। ठीक है, वहां पे कोई एग्जाम आपका सत्कार थोड़ा ना करने बैठा है, आपको डराने के लिए बैठा है। दूसरा सवाल देखिए, राज्य ए में गरीबी रेखा से नीचे पुरुष जनसंख्या और गरीबी रेखा से ऊपर महिला जनसंख्या के मध्य अंतर कितना है? यदि राज्य ए की कुल जनसंख्या 35 लाख है, राज्य ए की कुल जनसंख्या 35 लाख है, यह आपको बताना है। बढ़िया सवाल मेरे भाई। हम किसके बारे में बात करें? हम बात करें राज्य ए के बारे में। तो बोला है राज्य ए में गरीबी रेखा से नीचे पुरुष जनसंख्या, गरीबी रेखा से नीचे, नीचे का मतलब मैं 3 नीचे चलाऊंगा, और गरीबी रेखा से ऊपर फीमेल जनसंख्या का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो भैया राज्य ए की कुल जनसंख्या बताई गई है 35 लाख, और आंसर एग्जैक्ट ही आपको बताना है। ठीक है, तो राज्य ए में कितने लोग हैं टोटल? 35 लाख। हमें देखना गरीबी रेखा से नीचे पुरुष कितने हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं? 16%। तो 35 लाख में 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब बताइए गरीबी रेखा से नीचे मेल कितने हैं? मेल बताना है आपको। यह बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर। तो गरीबी रेखा से नीचे मेल कितने आपके? 5 है। टोटल कितने लोग हुए? 5 और 3 8। ये गरीबी रेखा से नीचे गुजारा करने वाले पुरुषों की जनसंख्या आ गई राज्य ए में। ऐसे ही मेरे भाई राज्य ए में टोटल 35 लाख लोग हैं, लेकिन पूछा यह है कि गरीबी रेखा से ऊपर महिला जनसंख्या। राज्य ए में 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो 100% में से 16 घटाई, कितना बचा भाई? 84%। यानी कि 35 लाख का 84% लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। ये गरीबी रेखा से ऊपर लोगों की संख्या आ गई। अब इन लोगों में महिलाएं कितनी है ये पता लगाना है। गरीबी रेखा से ऊपर मेल फीमेल का ये रेशियो है। गरीबी रेखा से ऊपर अगर 4 मेल हैं तो फीमेल कितनी है? 3। तो फीमेल आपको निकालने हैं। फीमेल कितनी आ जाएंगी? 3। टोटल कितना आ जाएगा? 7। टोटल कितना आ जाएगा यहां पे? 7। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो भाई 8 से 16 आपका 2 बार कट जाएगा। ये 7 से 84 आपका 12 बार कट जाएगा। और हमें क्या निकालना है? इनका डिफरेंस। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। देखो इस सवाल के जो आंसर हैं वो एग्जैक्ट हैं। देखो जनसंख्या जो है वो एग्जैक्ट ही दी जाती है। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इस कैलकुलेशन को देखूंगा तो यहां 35 आ रहा है, 35 आ रहा है, यहां भी 35 आ रहा है, 35 नहीं कट पाया, 35 तो कट नहीं पाया। यानी कि 35 किससे कटता है फिर? 7 से। क्योंकि जब 35 इस कैलकुलेशन में कट ही नहीं पाया तो आंसर जो भी आएगा इनको घटाओगे भी तो 7 से कटने वाला होगा। अब 7 से आपका 3.6 तो कटता नहीं है भाई, ना 7 से 8.7 कटता, ना 10 लाख कटता। 7 से क्या कटता है? 13,9791। तो ये आंसर होना चाहिए। बोलो, मैं आगे कैलकुलेशन थोड़ा ना करूंगा। ठीक है जी, समझ में बात? ऐसे ही आपको करना है पेपर में तो बात बनेगी, आगे चलेंगे। ये सवाल रहा, यदि राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या 13.5 लाख है तो इस राज्य की कुल जनसंख्या बताइए।
हर एक सवाल अलग अलग राज्य पे बना दे। किसकी बात करें? राज्य डी की। मैंने मान ली कि राज्य डी की कुल जनसंख्या क्या है, पी मान लेते हैं, मान लो। ठीक है, मैंने राज्य डी की हालांकि ना भी मानो तो भी हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं। पी मान ली कुल जनसंख्या। राज्य डी में क्या दिया? राज्य डी में, स्टेट डी में एबव पॉवर्टी लाइन जो मेल हैं वो कितने? 13.5 लाख, गरीबी रेखा से ऊपर। राज्य डी में 28% लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजारा करते हैं। तो 100% में से 28% घटाइए, यानी कि बाकी के 72 लोग। अगर कुल जनसंख्या पी है तो पी का 72% लोग क्या हुआ? फिर गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। अब इन 72% लोगों में मेल कितने? भाई गरीबी रेखा से ऊपर मेल फीमेल की संख्या का रेशियो राज्य डी में कितना है? 5-7। तो उसमें पुरुष कितने हुए? पहले मेल का रेशियो दिया है, बाद में फीमेल दिया है, तो पुरुष कितने हुए? 5 यूनिट हुए। तो यानी कि इस टोटल पॉपुलेशन में जो गरीबी रेखा से ऊपर है, मेल कितने हैं? 5। आउट ऑफ टोटल कितना आ गया? 12 आ गया। और ये किसके बराबर आना चाहिए? ये 13.5 लाख के बराबर होना चाहिए। क्या इतनी सी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते एक स्टेप में? तो 12 छिंग कितना आ गया? 72। यानी कि प्रिंसिपल ये पी, सॉरी, जनसंख्या का कितना हो गया? 6 पंजे 30%। 30% कितना होता है? 3/10 बराबर कितना आ गया? 13.5। तो 3 से कितनी बार चला गए? 4.5 बार। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 10 से गुणा। तो कितनी आ गई राज्य डी की कुल जनसंख्या? 45 लाख। ये आंसर है। कर लोगे बच्चों? बताते, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन भर डालिए, क्योंकि इतना सिंपल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा कहीं। आ जाते हैं राज्य एफ में गरीबी रेखा से नीचे महिला जनसंख्या और गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष जनसंख्या के मध्य अनुपात कितना है। देखो, एक ही राज्य के बारे में बात कर रहा है, अगर अलग अलग राज्य की बात करते तो फिर दिक्कत होती। ठीक है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट एफ की। सवाल में क्या बोला? स्टेट एफ में पॉवर्टी लाइन से नीचे जो फीमेल पॉपुलेशन है और पॉवर्टी लाइन से ऊपर जो मेल पॉपुलेशन है, इनका रेशियो आपको बताना। यही ना सवाल है सचिन? गरीबी रेखा से नीचे की महिला जनसंख्या और गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुष जनसंख्या का अनुपात। तो राज्य एफ में मेरे भाई टोटल कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो राज्य एफ में 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारते हैं, 20% लोग। अब उसमें से ये बता दो फीमेल कितनी है? फीमेल चाहिए, तो ये रहा गरीबी रेखा से नीचे मेल फीमेल का रेशियो। फीमेल कितने हैं इसमें? 3 फीमेल है। 3 फीमेल है आउट ऑफ टोटल कितना? 5। 2 और 3 5, ये आ गया। गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष कितने? टोटल जनसंख्या 100% में से 20% गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो बाकी का 80% लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। 80% लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन इस 80% में पुरुष कितने हैं ये निकालना पड़ेगा। तो गरीबी रेखा से ऊपर मेल फीमेल का रेशियो कितना है? 3-5। तो मैं फीमेल मेल कितने हुए? 3 मेल हुए, टोटल कितना? 8। ये आ गया। आप बोलोगे आंसर 5 चौक 20, 8 दुसाम 80, 3 से 3 कट गया, 4 रेशियो 10 किससे कट गया? 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आंसर 2 रेशियो 5 आ गया, डी ऑप्शन। क्या आसान सवाल नहीं है ये? है भाई? चलो, मुझे लगता है आखिरी होगा ना इस डीआई पे। चले आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो प्यारे दोस्त। राज्य सी में गरीबी रेखा से नीचे पुरुषों की जनसंख्या, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि राज्य सी और डी की कुल जनसंख्या का रेशियो 7:4 है। अगर ये लाइन ना होती तो ये सवाल सॉल्व ही नहीं होता कि राज्य सी और डी अलग अलग है, उनकी जनसंख्या अलग अलग होगी। और ये बता दिया कि राज्य सी डी की कुल जनसंख्या का रेशियो 7:4 है। हमें कुल जनसंख्या नहीं बताई, लेकिन जरूरत भी नहीं, क्योंकि सवाल में रेशियो ही बता दिया गया, रेशियो ही पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं है। तो यहां पर देखो, एक एक बात ध्यान से देखिए। स्टेट सी में, स्टेट सी के अंदर गरीबी रेखा से नीचे पुरुष जनसंख्या नीचे जा रहा है, यानी कि गरीबी आ गई मेरे भाई मेरी तरह। और राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर क्या? फीमेल जनसंख्या। इनका रेशियो आपसे पूछा, यही सवाल है ना? समझ में आया? अब राज्य सी में अगर कुल 7 लोग हैं तो राज्य डी में कितने लोग हैं?
4 लोग हैं। राज्य सी में मेरे भाई कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? 22%। तो राज्य सी में 7 का टोटल पॉपुलेशन 7 है, तो 7 का 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब उसमें मेल कितने? गरीबी रेखा से नीचे मेल फीमेल का रेशियो 6:5 है, तो उसमें पुरुष कितने हुए? 6। टोटल कितना? 6 5 11 ही आ गया। अब राज्य डी की बात करते, कितने लोग हैं राज्य डी में? 4। गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं राज्य डी में? 28% गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से ऊपर कितने हुए? क्योंकि यहां पूछा है राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर महिला बाद में निकाला, पहले राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर लोग कितने? 100% में से 28% गरीबी में जी रहे हैं, बाकी 72% गरीबी रेखा से ऊपर हैं। 100 में से 28 घटाइए, ये आ गया। अब इनमें फीमेल कितनी है? गरीबी रेखा से ऊपर राज्य डी में मेल फीमेल का रेशियो ये है। इसमें फीमेल कितनी? महिलाएं 7 महिलाएं। टोटल कितना हुआ? 12/12, ये आ जाएगा। बताओ बेटा, मजा ना आए तो पैसे चुरा लेना तुम। 12 छिंग 72 और ये 11 दूनी 22। ठीक है जी, मुझे लग रहा है 6 से 6 कटी जाएगा, 7 से भी 7 कट जाएगा, परसेंटेज खत्म है ही। ये बचा 2, ये बचा 4, 2:4, यानी कि 1:2 आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन। ये डीआई जो है आसान था, ये प्रीवियस सर का पूछा हुआ डीआई है एज इट इज। चलें, एक हमारा सॉल्व हो गया टेबुलर डीआई। अब मैं आपको डीआई नंबर दूसरा सॉल्व कराऊंगा आज की क्लास का। पिछली क्लास में आप देखोगे कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे, तो ऑलरेडी हम इसमें 5 डीआई, थोड़े ज्यादा टफ थे वो मैं करवा चुका हूं। आज मॉडरेट लेवल के हैं डीआई। ठीक है, आ जाओ। इस जो है टेबल का अध्ययन करो और आंसर दीजिए। ये जो है यूपी SSSC PET 2021 में आया था 24 अगस्त को। ठीक है, लिखा हुआ प्रीवियस सवाल है। क्या बताया गया? इस तालिका में 4 व्यक्ति A, B, C और D सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। देखो, सप्ताह के 4 दिन है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। 4 लोग हैं A, B, C, D। ये चारों लोग हर दिन क्या क्या वस्तु बेचते हैं? मान लीजिए ये चूहा पकड़ने की मशीन बेचते हैं। ठीक है, तो हर 4 लोग सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार में कितनी कितनी मशीन बेच रहे हैं, कितनी कितनी वस्तु बेच रहे हैं बताया गया। उसी पे सवाल बनाए गए। सबको समझ में आएगा डीआई क्या है? इतनी देर में समझ लिया करो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, देख के समझ आ जाता है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? इससे आसान तो कुछ है नहीं। मंगलवार को, ये रहा मंगलवार, ए द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? 35। हालांकि आंसर ये आ गया क्योंकि 35 में आता है 5 और 7। अगर मैं रेशियो लिंगा भी किसी के साथ, तो या तो 5 आएगा या 7 आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, कटेगा तो। आगे जरूरत ही नहीं बेटा देखने की, लेकिन इतने खूंखार अभी तुम हो नहीं ना। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? ये रहा शनिवार 45। रेशियो कितना आएगा जी? 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 9 45, 7 9 आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? बी सी डी का, बी का देखो सोमवार का 45 है। ठीक है, सी का जो है मंगलवार को लेना है तो 48 है, और डी को है शनिवार को। डी ने शनिवार को कितनी वस्तु बेची है? 40। इनको औसत बताना है, तो पहले तीनों को जोड़ लो। 3 है, जोड़ के 3 से डिवाइड करो। 45 और 48, 93 और 40 कितना आ गया? 133। 133 को हम लोग 3 से भाग करेंगे, तो 3 चौक 12, एकम 3 चौक 12, 44 सही 1/3 आ गया, यानी कि 44.33 ये आंसर है। ठीक है जी, आगे आ जाएं। ये देखिए सवाल है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? What is percentage increase in sale of item B as compared to sale of item D? सवाल समझना। सवाल यह है कि बी की सेल में जो परसेंटेज वृद्धि है वो डी के कंपेयर में कितना ज्यादा है, यानी कि बेस क्या है यहां पर? डी है। डी से तुलना कर रहे हैं किसकी? बी की। तो आप बताओ इस सप्ताह के 4 दिनों में बी की कितनी बिक्री हुई है? जोड़ लो। 50, 40, 90 और 45, 135। 135 और 28 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 163।
ठीक है जी। 135 में 128 जोड़ना 163 आ जाएगा। उसके बाद डी में कितना है, ये रहा 20, 40, 60, 60 और 41, 101, 101 और 26, 127 ये आ गया। तो बोला है यहां पर डी की बिक्री, डी की तुलना में बी की बिक्री कितना परसेंट अधिक है, यही तो पूछा सवाल में। आप बताओ यहां पे बी की बिक्री डी से कितना ज्यादा है, 127 से 163 कितना ज्यादा है, घटा लो 36 ज्यादा है। क्लियर है, आप बोलोगे हां सर किससे, 127 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आप बोलोगे हां जी सर। अब यह कैलकुलेशन मुझे करनी है, यही कैलकुलेशन करनी है। अब ध्यान से देखना, इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। अब एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा करेगा 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, यही करेगा। आप बोलोगे यस सर, कैलकुलेशन करो यह आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या आपको वाकई में यह करने की जरूरत है, नीचे जो होता है मेरे भाई वो बेस होता है आपका 127, और बेस हमेशा क्या होता है 100%। यानी कि बेसिकली मतलब यह है कि अगर 127 100% की वैल्यू है तो 36 कितने परसेंट की वैल्यू है, यह कैलकुलेशन होती है। तो जैसे आंसर ये 20% के नजदीक है, यह आंसर किसके नजदीक है 30% के। तो अगर 127 का 20% भी निकाला जाए तो 24 रुपये आएगा, 24 के करीब ही आएगा। 120 का 20%, 12 दूनी 24, लेकिन ऊपर क्या है, यानी कि 20% से तो ज्यादा ही आंसर होगा। दो ऑप्शन हट गए, समझ पाएंगे बात। अब हमें देखना है इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन काफी नजदीक है, ये 30% के ज्यादा करीब है और ये 2% कम है। अगर 127 का 30% भी निकाला जाए तो कितना आएगा, मुझे बता दो। 36 और कितना 2.1, 36 और 2.1 कितना आएगा 38.1, ये आएगा 38.1। लेकिन ऊपर क्या है 36 है, ऊपर क्या है यहां पर 36 है। यानी कि 127 का 30% 38.1 है, जो कि 36 से काफी ज्यादा हो गया। यानी कि आंसर 30% से काफी कम आना चाहिए। तो यह वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा 28.3%। नहीं समझ पा रहे मेरे भाई, तो यह समझो कि अगर मैं 127 का 30% निकालूं तो 30% कितना आएगा यहां पर 38.1 या, लेकिन हमें क्या निकालना है 36। तो 38.1 से 2.1 होता है कम 36। 127 का 2.1 कितना है, लगभग 120 का 2% निकालो 24 आएगा, 2.4 आएगा 120 का 2%, 12 दूनी 24। 120 का अगर मान लो 2% भी निकालो तो 2.4 आता है, तो ये तो 2.1 है, तो यानी कि लगभग 2% ही कम होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि 30 - 2 अप्रोक्स आंसर किसके करीब आएगा 28% के। ये तरीका है, जिसको मेरी बात ना समझ में कि सर अपने में ही गा रहे हैं, और 100 से गुणा करो और परसेंटेज का साइन लगाओ और डिवाइड कर लो मेरे भाई, यही उत्तर बनेगा तुम्हारा। ठीक है, छोड़ो मेरी कहानी। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य अंतर कितना है। ठीक है, एवरेज का डिफरेंस बताना है सोमवार का और शुक्रवार का। देखो सोमवार को ये आइटम बेचे गए, शुक्रवार को ये आइटम बेचे गए हैं, इनके एवरेज का डिफरेंस पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो सोमवार को कितना आ गया 40 और 20 60, और ये 45 और 25 कितना हो गया 70। तो 60 और 70 130 आ गया, ठीक है ना। शुक्रवार को कितना हो गया 25 और 15 40, 40 और 41 81, 81 और 28 कितना आ गया आपका 81 और 28, 8 1 9 और 8 2 10, 109 हो गया। ठीक है, ये टोटल आ गया। आपसे क्या पूछा है डिफरेंस, तो 130 और 109 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 21 डिफरेंस आएगा। लेकिन ये तो टोटल में डिफरेंस आया, आपको क्या निकालना है एवरेज। कितने आइटम है मेरे भाई, तो एवरेज निकालने के लिए किससे डिवाइड कर दो इस डिफरेंस को 21/4, 4 पंजे 20, क्या आएगा 5.25, ये आंसर आ जाएगा। 5 सही 1/4 हो गया, खेल खत्म। यह आसान डी आई है, बहुत ज्यादा है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। बेटा सारा खेल ही भाषा का है।
इस सवाल में कहीं कम या ज्यादा नहीं बताना, परसेंटेज कम या ज्यादा लिखा ही नहीं है। बोला है आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे वॉज व्हाट परसेंट ऑफ द आइटम सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे। यानी कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, बेस क्या है, ये सोमवार को जो आइटम बेची गई है डी द्वारा, वो सैटरडे को सी द्वारा जो आइटम बेची गई है उसका कितना परसेंट है। तो यानी कि मेरे भाई सैटरडे को सी द्वारा कितने आइटम बेची गई हैं, सैटरडे को सी द्वारा कितना आइटम बेची गई हैं, 45। इसका कितना परसेंट है वो वस्तुएं जो मंडे को डी द्वारा बेची गई हैं। मंडे को डी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई हैं, 20। जो बेस होता है वो कहां लिखा जाएगा, हमेशा नीचे आएगा। ये किससे जाएगा, 5 से। 5 चौक 20, 5 नाम 45। अब 1/9 क्या होता है, 11.11%। ये अप्रोक्स याद होना चाहिए, 1/9 11.11%। 4/9 कितना आ गया, 4 गुना, यानी कि 44.44%। ठीक है जी, आगे चलेंगे। एंड हो गया, ये डीआई आसान था, कम समय में हमने कर भी लिया। आगे चलते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे यहां पे डीआई नंबर 3। तीसरा डीआई बनाते हैं आज। मैंने बिल्कुल अलग तरीके लिए मेरे भाई, बिल्कुल अलग तरीके के, और कैलकुलेशन भी आपको अलग अप्रोच पकड़नी है। ओ सचिन, तो खतरनाक लग रहा है। ये तो लाभ हानि छूट बट्टा डिस्काउंट सीपी एमपी एसपी सब घुसा दिया है। पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, क्रिय मूल्य, लाभ प्रतिशत, अंकित मूल्य, छूट प्रतिशत, विक्रय मूल्य, और बीच में डाटा मिसिंग भी है, गायब भी है, सारा खेल है भैया। आप ऐसा नहीं कि डीआई पढ़ रहे हो, आपको इस डीआई को सॉल्व करने के लिए लाभ हानि डिस्काउंट बट्टा पे कमांड होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे। इस तालिका में यह तालिका लाभ हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त हैं भैया, एग्जामिनर जो है छुपा ले गया। तभी डिस्काउंट अंकित मूल्य पर है, लाभ क्रिय मूल्य पे। ये नॉर्मल बात है, ना भी लिखा होता तो हम यही समझते हैं कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। लाभ किस पे होता है, जो आप खर्चा करते हो लागत मूल्य पर। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, तो कैसे आता है वो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आप पहले एक सामान खरीदोगे, 500 रुपए की कमीज खरीदी, 100 रुपए का आपने लाभ कमाया, तो बेची कितने में, 600 में। मेरे भाई एक बार बताइए, ये आ गया, डिस्काउंट कैसे आता है, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, छूट कैसे आएगी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। ये जींस शर्ट टी शर्ट सूट और साड़ी, यहां पे ये वस्तु दी है, जींस शर्ट टी शर्ट सूट और साड़ी, ये क्रिय मूल्य है। ये उन वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, या आपने हर वस्तु पर कितना एमआरपी लगाया था, ये कितना डिस्काउंट दिया है, यहां कितने का बेचा है, सब लिखा हुआ है सीक्वेंस में। सवाल देखते हैं। सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है, तो सूट यानी कि ये रहा, सूट का छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत समान है। ना तो छूट पता, लाभ पता, ना छूट पता, क्या करें, चार डालें। सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सूट का अप्रोक्स मार्क्ड प्राइस बताना है, अंकित मूल्य। ओहो हो, कैसे होएगा सचिन, सूट पर जो डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो सेम है, क्या बताना है, सूट का मार्क प्राइस बताना है। अच्छा, यहां ना तो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है सूट का, ना प्रॉफिट वो लाभ प्रतिशत दिया है, लेकिन आप निकाल जरूर सकते हो। एक बार बताओ, सूट का सीपी है कितना, 2400, तो बेचा कितने में आपने, तो सूट में प्रॉफिट परसेंटेज नहीं आ जाएगा, है सचिन। अगर आपने 2400 रुपए का सूट 2840 में बेच दिया एक लेडीज को, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 440 का। 2840 में से 2400 घटाओ, यानी कि कितना हो गया, जीरो खत्म। ये किससे चला गया, 4 से, 11/60, ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट आ गए फ्रैक्शन में, परसेंटेज में एक ही बात है, इसको 100% से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है, इतना ही डिस्काउंट परसेंटेज है। यानी कि 11/60 मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, तो यही क्या है मेरे भाई, छूट प्रतिशत भी इतना ही है सचिन।
लेकिन छूट जो है, छूट का मतलब होता है अंकित मूल्य मार्क प्राइस को कम करना, घटाना, यानी कि ये क्या लगाओ आप यहां पे माइनस। माइनस साइन का मतलब है कि हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, और कुछ मतलब नहीं है। अब आपसे पूछा है अंकित मूल्य, देखो सवाल सॉल्व नहीं होगा। जैसे सूट का मार्क प्राइस आपको निकालना है, आपने मार्क प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट घटा दोगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। भाई एमआरपी में से आप छूट घटा दो, दुकानदार ने 1000 रुपए का एमआरपी लगाया सूट पे, 200 रुपए की छूट दे दी, तो कितने का बेचेगा, 800 रुपए का। तो भैया मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार, 11/60। हर चीज अपने आप में 1 होती है। अगर 1 में से 11/60 डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितना फिर, 49/60 में। अंकित मूल्य के 49/60 में बेचा है सूट। सूट को उसके मार्क प्राइस के 49/60 में बेचा, जबकि बेचा कितने में है, तो क्या बराबर नहीं होना चाहिए है सचिन, बोलो। अब ये कैलकुलेशन देखो, 49/7 आ रहा है, ये तो 7 से कट नहीं रहा। कैलकुलेशन यानी कि टफ है। ऑप्शन देखो, देखो ऑप्शन में बहुत फर्क है, 400-400 रुपए का फर्क दिख रहा है ऑप्शन में। 400-400 रुपए में तो गला रेत देते हैं हमारे देश में, तो इतनी जो है क्यों कर ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जो है कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश करेंगे। 2840 गुणा 60 बटे क्या आ जाएगा ये 49। 49 को क्या लिख लो तुम, लगभग, अरे 50 लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा, काय को रो रहे हो, 0 से 0 कट गया, तो 5 से चला जाएगा। ठीक है, 5 से आपका 10, ये 2 बार चला जाएगा। 2840 का मतलब 284 गुणा 10, तो आ जाएगा 284 गुणा 6 दूनी 12, यह आ जाएगा। अब बताओ ये किसके नजदीक में आएगा, 284 मतलब 300, 300 गुणा 12 3600, तो 3600 से कम आएगा, यानी कि ये आंसर तो है नहीं, और 3600 से हल्का ही कम आएगा, तो ये उत्तर होना चाहिए क्या 200, यानी कि 3600 से 16 गुणा 12, 200 कम कर दो, 3600 से 200 के करीब कम कर दो, ये तो आंसर आएगा। नहीं नहीं, ये अप्रोक्स कैलकुलेशन है, ठीक है। ये अरे मैंने यूनिट डेट नहीं लगाया भाई, यहां पे अप्रोक्स कैलकुलेशन है, 60 को मैंने 50 कर दिया है, ठीक है जी। तो जब अप्रोक्स कैलकुलेशन करते तो यूनिट डिजिटल सब नहीं लगाते। अप्रोक्स किया मैंने, 300 गुणा 12 3600, 3600 से 16 गुणा 12 यानी कि लगभग 200 रुपए कम आएगा, तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात, आगे चलते हैं। टी शर्ट पर डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशो 7:5 है। टी शर्ट पर ये रेशो, ये टी शर्ट की बात कर रहा है। टी शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, टी शर्ट पर जो आपका डिस्काउंट है और जो प्रॉफिट है उसका अनुपात 7:5 है, परसेंटेज का। डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशो टी शर्ट पे 7:5 है। कुछ दिया है क्या, टी शर्ट पर डिस्काउंट परसेंटेज दिया 14%, तो ये तो आसान हो गया फिर। 7 की वैल्यू 14 तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, यानी कि टी शर्ट पर लाभ कितना है आपको 10% का लाभ है। तो आपसे पूछा टी शर्ट का क्रय मूल्य बताओ, आपको यहां पे क्या दिया गया, टी शर्ट का अंकित मूल्य दिया गया है, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर, वैसे इस सवाल में फॉर्मूला भी लग जाएगा। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो ऐसे हर एक सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है 100 - d/100 + p, ये फॉर्मूला भी लग जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत दिया हुआ तो ये फॉर्मूला होता है। नहीं जानते आप फॉर्मूला, नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो लॉजिक सोचो, लॉजिक सोचो मेरे भाई। एक बार बताओ, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, और अगर आप मार्क्ड प्राइस में से अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटा दो तो भी क्या आएगा सचिन, सेलिंग प्राइस आएगा। ये दोनों चीजें समझ रहे हैं, लागत मूल्य में लाभ जोड़ोगे क्या आएगा सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य में से छूट घटा दोगे क्या आएगा सेलिंग प्राइस। तो क्या सेलिंग प्राइस आप बराबर नहीं कर सकते मेरे भाई, बिना फॉर्मूले से भी बताऊं। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। टी शर्ट का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब टी शर्ट पे हमें लाभ कितना हुआ 10%, 100% पे अगर 10% लाभ हुआ है तो टी शर्ट बिकी कितनी है क्रय मूल्य के 110% में। 100% होती है हर चीज, 10% का लाभ हुआ तो बिकी कितनी 110% में। अंकित मूल्य कितना टी शर्ट का
2875। उस पे आपने जो है कितनी छूट दी? 100% में 14% की छूट दोगे तो कितने में बेचा है? 86% में 2875 के कितने में बेचा? 100 में से 14 घटाओ, 86% में बेचा। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। दोनों क्या होने चाहिए? क्या नहीं आएगा भैया? आना चाहिए ना। अब अगर हम देखें तो इस सवाल के आंसर में ज्यादा फर्क नहीं भाई, ये तो देखो ना 50-50 रुपए का ही फर्क है मुश्किल से। तो हमें यहां बहुत ज्यादा हवाबाजी नहीं कर सकते हम अपनी, तो परसेंटेज अपन लोग काट लेते हैं यहां पर, ठीक है। और 5 से काट लेते हैं, चलिए 22 बार, है कि नहीं सचिन? 5 से 5 पच्चे 25 और 3 3 7 5 सत्ते 35 और 2 5 पच्चे 25 से आ गया। 2 से भी काट लेते हैं 11 और 2 से भी काट लेते हैं 43, 43 आ गया, ठीक है। तो क्रिया मूल्य कितना आ गया मेरे भाई, ये बताना जरा आप। अब 11 से अगर 575 काटूं तो 11 पंजे 55 और 2 5, 11 दूनी 22.3 बच गया, ठीक है। तो 11 तिया 33, अप्रोक्स 52.3 हो गया और गुणा 43 हो गया। यही आया क्या? ये आंसर आना चाहिए लगभग। समझ में आ गई ना कैलकुलेशन? अब 52.3 की 43 में गुणा करेंगे तो 43 पंजे देखो आप, पहले 43 की 5 में गुणा 2000 प्लस 150 यानी कि 2150, फिर 43 की 2 में गुणा 86, 43 की 0.3 में गुणा आ जाएगी मेरे भाई 12। तो ये आंसर देखो मैंने निकाल लिया, ये आ जाएगा 8 8 1 9 5 14 4 हासिल 1 21 1 22, 2248 की यार आएगा, ये आएगा कि नहीं? 2248। पहले 43 की 50 में गुणा, फिर 43 की 2 में गुणा, फिर 43 की 0.3 में गुणा। ये देखो ऐसे करते हैं बेटा, टुकड़ा टुकड़ा कर दो, है ना, खाए खाए कर दो, काट कूट दो। चलो सवाल है अगला, जींस और साड़ी के क्रिय मूल्य का अनुपात 4-5 है। बात किसकी हो रही है? जींस और साड़ी की। इनके क्रिय मूल्य का अनुपात दिया है 4-5। साड़ी पर छूट प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा जी, करेंगे ज्ञात क्या? छूट किस पे दी जाती है भैया? एमआरपी पे। एमआरपी कितना है? 3800। छूट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस, यानी कि आपको साड़ी का क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस, है कि नहीं? साड़ी पे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। साड़ी का अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 3800 रुपए। अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस आपको दिया नहीं है, लाभ प्रतिशत आपको दिया है, तो सीपी पता कर लेते हैं भाई। यहां पे जींस और साड़ी दोनों के लागत मूल्य का अनुपात कितना है? 4:5। तो ये आ गया आपका सीपी। जींस का सीपी कितना है? 2500। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 625। 2500/4 625। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 625 का 5 गुना। ये मैं कर नहीं रहा मेरे भाई, आगे इतना छोड़ देते हैं। ये साड़ी का क्या आ गया? सीपी आ गया। अब जब आपने साड़ी को बेचा तो साड़ी को बेचने से कितना लाभ हो रहा है? यानी कि इस पर आपको कितना लाभ होगा? इसको 20% बढ़ा के बेचोगे तो क्या आ जाएगा? साड़ी का आ जाएगा कि नहीं? तो साड़ी का क्रिय मूल्य है 625 गुणा 5। आपने साड़ी को 20% लाभ पर बेचा। 20% का मतलब होता है 1.2। किसी भी हर संख्या 100% होती है, 100% को 20% बढ़ाओ तो 120% आता है। 120% का मतलब होता है या तो 120/100, 120/100 यानी कि 1.2। यह आ गया भैया। यानी कि साड़ी का मार्क प्राइस है और ये साड़ी का सेलिंग प्राइस है। क्या लेना है? रेशियो ले लो, क्योंकि देखो परसेंटेज भी तो एक तरीका रेशियो है। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो लेने से कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। क्योंकि आप देखोगे 25 से 100 चला जाएगा 4 बार, 25 से 625 चला जाएगा 25 बार। समझ गए ना? और 1.2 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यह आ जाएगा 6। 2 से कट भी गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 38 दूनी कितना आ गया? और ये 25 तिया कितना आ गया?
यानी कि 76/75 तो बड़ा कम डिस्काउंट है यार। अगर 76 की साड़ी 75 में बेची तो कितना डिस्काउंट हो गया, कितने पर, 76 पर, परसेंटेज में 100%, यानी कि लगभग ये तो 1% के करीब ही आएगा यार, यानी कि ये वाला आंसर है। ठीक है, 1.32, क्योंकि 100/76 2% से कम आएगा, 1% से ज्यादा। ये तो आसान सवाल निकला है, ऑप्शंस में फर्क है काफी। चलो ये देखते हैं अगला सवाल। बढ़िया DI है यार, ये करने में मजा आ रहा है। जींस का अंकित मूल्य शर्ट के क्रय मूल्य से 420 रुपए अधिक है। जींस का मार्क प्राइस शर्ट के कॉस्ट प्राइस से 420 रुपए ज्यादा है। तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता, जींस का मार्क प्राइस कितना है, 3000। तो यहां से इस पहली लाइन से मैं क्या पता लगा सकता हूं, जींस का मार्क प्राइस शर्ट के कॉस्ट प्राइस से 420 रुपए ज्यादा है। ये जो जींस का मार्क प्राइस है ये शर्ट के कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 420 रुपए। तो उल्टा कह सकता हूं कि शर्ट का कॉस्ट प्राइस जींस के मार्क प्राइस 3000 से 420 रुपए कम है, यानी कि 3000 से 420 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा, 2500। ये 2580 रुपए आ गया। यही पहली लाइन से इंफॉर्मेशन निकलेगी सचिन। शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है। शर्ट के MRP और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 750 है। शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है ना, ये सवाल होगा ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन शर्ट। अच्छा, तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना किस पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पे। ओहो भैया बहुत बढ़िया सवाल है। शर्ट के मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है, तो भैया पहले सेलिंग प्राइस तो पता हो हमें, तभी तो निकाल पाओगे कुछ। हमें ना तो शर्ट का मार्क प्राइस पता है, ना सेलिंग प्राइस पता है, ना डिस्काउंट परसेंटेज पता, कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज पता चल गई कि शर्ट का क्रय मूल्य कितना है, 2580 रुपए, और शर्ट को बेचने से लाभ कितना हो रहा है। अगर 100% पे 30% का लाभ होगा तो बताओ सामान कितने में बिकेगा, 130% में बिकेगा। यानी कि शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, यह आ गया 2580 का 130%। अब परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है, 13/104, 4 10, 13×5 65 और 10, 13/104, 4 10 आ जाएगा, 13×5 65 और 10 75, 5 हासिल 7, 13×2 26 और 7 ये 3354 क्या आ गया शर्ट का। अब बोला है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 750। देखिए अंकित मूल्य जो है वो हमेशा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है। ऐसा हो सकता है कभी कि शर्ट पे MRP लगा हुआ हो 200 रुपए और आप बेच दो ग्राहक को 400 रुपए की, ग्राहक डंडा निकाल के मारेगा। तो यानी कि डिफरेंस का मतलब होता है कोई बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक क्या है कि अंकित मूल्य हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है। अगर सेलिंग प्राइस 3354 है तो शर्ट का मार्क प्राइस कितना होगा, 3354 से 750 रुपए ज्यादा, यानी कि कितना आएगा 33×7 40,000, 54 और 50 104, यानी कि 4104 रुपए आ गए ये। ठीक है, अब आपसे पूछा डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, शर्ट पर डिस्काउंट अंकित मूल्य पे। शर्ट का MRP कितना आ गया 4100, शर्ट पे छूट कितनी दी है 750 की। अरे बोला है शर्ट के अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो भैया डिस्काउंट होता है, नहीं समझे। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ही तो डिस्काउंट होता है। बावलो दिन दहाड़े पागल बना रहा है तुम्हारा। ये इनडायरेक्टली क्या दिया है 750 छूट, ये अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओ, MRP में से सेलिंग प्राइस घटा दो, डिस्काउंट ही तो आएगा। तो ये बेसिकली क्या है 750 डिस्काउंट है। MRP मैंने निकाला 4104, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा इंटू 100% ये आएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 1% का फर्क है। देखो नीचे 4100 है, 4100 का 1% ही 41 रुपए होता है। तो यानी कि मैं ये जो 4 दिख रहा है 4104, इसको 4100 कर सकता हूं कि नहीं, अप्रोक्स देख लेता हूं मैं 4100।
मैंने नीचे वाली संख्या को क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो 0 0 कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 41 दूनी 82 होता है, यानी कि 20 से तो कम ही आएगा भाई ये है। 41 एकम 41, कितना बच गया सचिन, 3 और 4, 340 बच गया, तो 41 अट्ठे जाएगा है, 41 अट्ठे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो यानी कि 18% के करीब आएगा। बोलो, लेकिन मैंने नीचे छोटी वैल्यू कर दी है, तो आंसर जो है, नहीं 41 एकम 41, ये 18 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, 18 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 18 पॉइंट समथिंग ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला आंसर है। पूरा थोड़ा ना डिवाइड करा है हमने, ठीक है। 41 एकम 41, फिर आपका 34 बचेगा 340, तो 41 अट्ठे जाएगा 328, फिर 12 भी बचेगा ना, तो दशमलव समथिंग और आएगा, तो 18 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन। ऐसे आपको डिवाइड करना है। चलिए जल्दी कर लेते हैं अगला सवाल। यह सवाल है, इस डीआई का आखिरी दिख रहा है, सूट का क्रिय मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो सूट का क्रिय मूल्य कहां है, 2400 रुपए। जींस के अंकित मूल्य, जींस ये रही, जींस का अंकित मूल्य यानी कि 3000 रुपए। तो सूट का क्रिय मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना कम है, 600 कम है। तो सूट का क्रिय मूल्य जींस के अंकित मूल्य यानी कि 3000 से कितना कम है, 1/5 कम है। 1/5 यानी कि 20% आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला करेंगे, ये अगला डीआई है, ये आएगा डीआई नंबर 4। 3 डीआई हम कर चुके हैं, चौथा डीआई हम करेंगे। टेबल डीआई ही चल रहे हैं, 10 टेबल डीआई सॉल्व करा दिए मैंने आपको, अच्छे क्वालिटी के, है ना। यानी कि 50 सवाल बहुत, इतना काफी है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने ना हर एक वैरायटी ले ली ज्यादातर। ये देखिए सवाल, सवाल क्या है, ये है स्टेटमेंट, ये वाला होगा ना पहले वाला सवाल, तो यस। टेबल को केयरफुली स्टडी करो और आंसर दो। यह तालिका जनवरी से मई तक एक कंपनी द्वारा बेचे गए विभिन्न प्रोडक्ट को बताती है। ओके, पहले सवाल की भाषा समझना जरूरी है कि डीआई कहना क्या चाह रहा है। ये लिख रहे हैं महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि 5 महीनों की कहानी है। एक कंपनी 5 सामान बेचती है, PQRST, ये प्रोडक्ट के नाम है, PQRST। तो कंपनी जो 5 उत्पाद 5 प्रोडक्ट बेचती है, वो इन 5 महीनों में कितने कितने बेचे गए हैं ये बताया है। कि कंपनी ने प्रोडक्ट पी जनवरी में 130 बेचे हैं, फरवरी में 155 बेचे हैं, मार्च में 180 बेचे हैं, इस तरीके से। सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आसान बात है। अब सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज द approximate percentage increase in the number of products sold by company S in April with respect to January। यानी कि बोला है कि प्रोडक्ट एस की जो सेल है वो अप्रैल में जनवरी से कितना % की वृद्धि हुई। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट एस। प्रोडक्ट एक्स की जो सेल है, प्रोडक्ट एस की जो सेल है वो किसमें, जनवरी में 85 है और अप्रैल में 140 है, यही है। जनवरी में 85, अप्रैल में 140 है। तो पूछा है जनवरी के सापेक्ष अप्रैल में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जनवरी के मुकाबले अप्रैल में मेरे दोस्तों कितने प्रोडक्ट ज्यादा बिके हैं, 85 से 140 कितना ज्यादा है, 55 ज्यादा है सचिन। जनवरी में कितने बिके हैं, 85। तो 85 से मेरे दोस्तों जनवरी में 85 प्रोडक्ट बिके हैं, अप्रैल में बिके 140। तो 85 से 140 कितना ज्यादा है, 55 ज्यादा है। 21 से 5 से कट भी रहा है, तो 11/17 आ गए। प्लस में क्यों लगा रहा हूं, प्लस का मतलब यह ज्यादा, और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, तो 1100/17 आ जाएगा। बोलो हो, ठीक है जी। अब अगर 1100 को हम लोग 17 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 17 छिक्का 102, 8 0, 17 चौका 68, यानी कि अप्रोक्स 64 पॉइंट समथिंग आएगा। ये बी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आसान क्वेश्चन था, आगे चलेंगे। ये देखिए, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी टी, 35% मेड ऑफ माइल्ड स्टील। कंपनी टी द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट में से 35% माइल्ड स्टील, थोड़ी सॉफ्ट स्टील के बने हुए, ज्यादा मजबूत नहीं है।
तो पूछा है व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ माइल्ड स्टील प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी टी। कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। देखो बहुत आसान सवाल है, और मेरे भाई मैं इसमें देख भी सकता हूं कि 35% में 7 आ रहा है आंसर, 7 का मल्टीपल भी आएगा, मैं ये भी देख सकता हूं। ठीक है, और 7 का मल्टीपल है मेरे दोस्तों। ये देखो इस सवाल में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बड़े प्यार से आप मेरी बात को सुनेगा। आपको करना ये पता करना है कि कंपनी टी ने जितने भी सामान बेचे हैं, सॉरी कंपनी ने जो टी के जो भी सामान बेचे हैं उसमें से 35% जो है वो किसके बने, सॉफ्ट स्टील के बने, माइल्ड स्टील के। तो माइल्ड स्टील के बने प्रोडक्ट की कुल संख्या कितनी है, यानी कि मेरे भाई टी के कितने प्रोडक्ट बिके हैं पहले आपको ये निकालना है। ये निकालना है सचिन। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो दशमलव के बाद 2-2 डिजिट है, यानी कि ये एग्जैक्ट आंसर है, ये अप्रोक्स नहीं है। आपने इसका यूनिट डिजिट निकाल लो, 5, 5, 10 और ये 5, 15, जो भी आएगा एंड में कितना आएगा, 5 आएगा। तो यानी कि हाँ, तो यानी कि कंपनी टी द्वारा जो टोटल प्रोडक्ट बेचे गए उनका यूनिट डिजिट कितना है, 5। अब इसका क्या निकालना है, 35%। 35% का मतलब 35/100। तो भैया 5, 25, 25 एंड में तो 5 ही आएगा ना, खेल खत्म। इतना ही करना था, पूरा थोड़ा ना करना था, मैंने पहले ही देख लिया इसके ऑप्शन। आगे देखिएगा, फरवरी माह में सभी कंपनियों द्वारा बेचे गए अनुमानित औसत संख्या क्या है। फरवरी माह में इन कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की एवरेज आपको बतानी है। तो ये रहा फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में ये जो है प्रोडक्ट बेचे गए, इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बात बताऊं, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कंपनी है। पहले आप इनको जोड़ोगे, फिर जोड़ के किससे भाग करोगे, 5 से भाग करने पर जो आंसर है वो दशमलव के बाद कभी भी रिपीटिंग या वैसा डेसिमल नहीं आता, सिंपल डेसिमल आता है। 5 से भाग करोगे तो 0.54 नहीं आएगा, 0.8 से, क्योंकि ऊपर इंटीजर आएगा, 0.23 नहीं आएगा, 0.6 ही आ सकता है। 1/5 0.2, 2/5 0.4, 3/5 0.6, 4/5 0.8 और 5/5 1, यही आएगा। अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो दशमलव के बाद 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 या फिर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0, यही आएगा मेरे भाई। तो यानी कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, आंसर एक ही ऑप्शन है। चाहे आप जोड़ के देख लो, मुझे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ रहा है। 110 और 90 पहले वो जोड़ा करो जो इजीली जुड़ जाए, कि आप इनको जोड़ने लगो नहीं। 110 90, 200 और 110 310, 310 और 88 398, इसमें से 2 निकाल लो, कितना हो गया 400, कितना बचा 153, तो 553। 553 को 5 से भाग दो, 550 को 5 से भाग देंगे 110, 3 को 5 से भाग देंगे 0.6, यानी कि ये आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में करना नहीं पड़ेगा, आगे देखेगा। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद, मार्च में बेच रहे 180 और 100, कुल उत्पाद कितने हो गए ये बेचे जो हैं, 180 में 115 जोड़ेंगे 295। इनका रेशियो बताना है इन्हीं सेम कंपनियों द्वारा अप्रैल में बेचे गए उत्पादों की संख्या से। तो अप्रैल में कितने बेचे हैं ये, 160 और 240, यानी कि कितना 400। तो 295 रेशियो 400 आपको करना है। एंड में देखो 400 आ रहा है, तो 400 को काट के कभी 17 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 95 नहीं आएगा, 80 आ सकता है। ठीक है जी, 5 से काटोगे 59 रेशियो 80 आंसर है। ये भी आसान डीआई है। आगे चलना, ये बताइए डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी क्यू इन जनवरी एंड मई टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी आर इन द सेम मंथ टुगेदर। यहां पे कुछ नहीं बताना, डिफरेंस आपको बताना है। जनवरी और मई में कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पाद की कुल संख्या,
तो ये है कंपनी क्यू। इस कंपनी द्वारा जनवरी और मई में, जनवरी में कितने प्रोडक्ट बेचे गए? 80। मई में कितने बेचे गए हैं? तो कुल उत्पाद कितने हो गए? 200। तो जनवरी और मई में कंपनी क्यू द्वारा कुल कितने प्रोडक्ट बेचे गए? 200। समान महीनों में, सेम महीनों में कंपनी आर द्वारा बेची गई उत्पाद की कुल संख्या, तो कंपनी आर ने कितने बेचे हैं जनवरी में? 155, और ये इसमें मई में 130। तो कितने हो गए मेरे भाई? 285। आपको क्या बताना है? इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 85। ये आंसर है। ठीक है, खत्म। ये डीआई समाप्त हो गई। तो बहुत आसान था, है ना? प्रार्थना करो हनुमान जी से कि ऐसा ही डीआई आ जाए। अब हम आखिरी डीआई सॉल्व करेंगे आज की क्लास का, डीआई नंबर 5। ठीक है, आ जाइए। ये भी टेबल डीआई है। ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 24 अगस्त 2021 के पेपर में आया है। इस तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, प्रश्न के उत्तर दे। क्या बताया गया है? विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में। देखो मेरे भाई, यह है शेयर ब्रोकर। शेयर ब्रोकर, शेयर ब्रोकर समझते हैं आप लोग? मान लीजिए कि आपको कोई नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, तो मार्केट में बहुत सारे दलाल लोग बैठे हुए हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर खरीदो, या आप हमारे पास अपना फंड दे दो, हम इन्वेस्ट करेंगे और उसमें से जो प्रॉफिट होगा थोड़ा हम रख लेंगे, बाकी आपको दे देंगे। तो वो जो है मेरे भाई, वो क्या हो जाते हैं? यानी कि कस्टमर और कंपनी के बीच में दलाल आ गए, वही शेयर ब्रोकर है। ठीक है जी। और उनके नाम है ये एंजल, शेर खान, जरोधा और ट्रेडबुल, यानी कि ये ब्रोकर्स की जो फर्म बनी हुई है उनके नाम हैं। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितने कितने खाते खुलवाए हैं जनता ने, कस्टमर्स ने, वो बताया गया है। कितने में? सैकड़ों में। यानी कि ये 25 नहीं है, ये 2500 है। 2 जीरो लगाने, सैकड़ा 100 से गुणा कर रही है। यानी कि मई में एंजल शेयर ब्रोकर में कितने खाते खुले हैं? 2500। समझ में आई बात? ये डीआई समझ गए आप लोग? ये लैंग्वेज है। अब सवाल आ जाते हैं, किस महीने में खुले खातों की एवरेज मैक्सिमम है? किस महीने में खुले खातों की जो है संख्या की एवरेज मैक्सिमम है? देखो मेरे भाई, 5 ही महीने हैं यहां पर, तो जो महीना आपको दिया नहीं है वो हटा दो। मई, सितंबर, अगस्त, जून, यानी कि जुलाई तो दिया ही नहीं, ये तो आपको देखना ही नहीं है। 4 महीने देखने। अब यहां पे ये जो है मेरे भाई 4 ही महीने हैं, और 4 ही यहां पे मेरे दोस्तों शेयर ब्रोकर हैं। तो एवरेज मैक्सिमम कब होगा? जब योग मैक्सिमम आए, क्योंकि 4 ही मेरे दोस्तों यहां पे शेयर ब्रोकर हैं। तो मुझे योग देखना है किसका मैक्सिमम आएगा। एक बात, मैं ऐसा नहीं कि मैं इन सबको जोड़ूंगा, इन सबको जोड़ूं। बेटा नजर भी कोई चीज होती है, नजर भी कोई चीज होती है। मैं आपको, देखो मैं आपसे ही पूछता हूं, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। मुझे बस ये पता करना है इनमें सबसे ज्यादा योग किसका है। नजर से बताओ, नजर देख के कि किसका योग सबसे ज्यादा दिख रहा है। जाहिर सी बात है इन दोनों से तो बड़े ही नंबर उधर आ रहे हैं, है ना? इन दोनों से तो बड़े ही नंबर आ रहे हैं। देखो यहां 65-60 तक जा रहे हैं, यहां तो कोई 65-60 तक नहीं जा रहा, है ना? यहां तो 65-60-45 तक जा रहे हैं, यहां तो कोई नहीं जा रहा, कोई भी मेरे भाई। यानी कि इन दोनों में से तो होगा नहीं, इन दोनों में से होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर देखे 60-40-100 और मेरे भाई 100, ये तो 200 हो गया। और ये कितना आ गया? 6-3-9, यानी कि 100, और ये 80-180 हो गया। तो सबसे ज्यादा किसमें है? सितंबर के महीने में। ऐसा नहीं देखा सवाल और जोड़ने लगे। बाबलो पहले देखा करो कि सवाल में नजर घुमा के। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी? तो अगस्त में जो खाते खुले हैं वो जून में खुलने वाले खातों से लगभग कितने % कम या ज्यादा? ये लगा हुआ है, यानी कि आपको ये नहीं पता कि कम है या ज्यादा है, वो भी पता कर लेंगे। तो हमें देखना है अगस्त के बारे में और जून के बारे में। तो जून में कुल कितने खाते खुले? 28, 42, 70, 18, 45, 63। 70 और 63 133। ठीक है। और अगस्त में कितने खुले हैं? 65 और 35 100, और ये 80 180।
तो यही बोला गया कि अगस्त में जो खाते खुले उनकी संख्या जून में खुले खातों से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो जून में खुले 133, अगस्त में खुले 180, यानी कि अगस्त में जून से ज्यादा खाते खुले। कितने ज्यादा खाते खुले हैं ये? 47। 133 से 180, 47 ज्यादा है, तो 47/133 आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखो, आंसर काफी नजदीक है, 35, 34 और 33%, यानी कि 1-1% का ही फर्क है। तो हम यहां ज्यादा हवा में नहीं उड़ सकते मेरे भाई, तो सिंपल ही कर लेता हूं मैं, 100 से गुणा लगाया और परसेंटेज का साइन। तो 133 तिहाई जाएगा 399 सचिन, 133 तिया 399 बचेगा कितना? 71,710। 133 पंजे चला जाएगा, 13 पंजे 65 होता है, यानी कि 5 बार जाएगा, तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आंसर आ रहा है ना? बोलो, आप बोलोगे यस सर, ये लो हो गया आंसर। आइए, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? मई से सितंबर तक एंजल में जो खाते खुले हैं उनका रेशियो आपको बताना है जरोधा में जो खाते खुले उनकी संख्या से। यानी कि देखो, कुछ नहीं है, मई से सितंबर तक एंजल में ये खाते खुले हैं और मई से सितंबर तक जरोधा में ये खाते खुले हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इनका आपको क्या बताना है? रेशियो। तो पहले आपको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं। 65 और 35 100, 25 और 28 53, 153, 153 और 55, 153 और 55 हो जाएगा आपका 208, 208 हो जाएगा। ठीक है भाई, हालांकि मैंने कर लिया। सचिन, हो गया क्या तुमसे सवाल? 208 है एंजल में, फिर मैं जरोधा का जोड़ूंगा और मैं इनका लूंगा रेशियो। देखो ये जो आ रहा है इंटीजर ही तो आ रहा है, हम दो इंटीजर का रेशियो ले रहे हैं, क्योंकि जरोधा का भी जोड़ेंगे तो दशमलव में नहीं आ रहा, इंटीजर में ही आना, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। अब जब कुछ भी हो जाए, 208 को अगर तुम काटोगे तो 260 का बच्चा ही आएगा। 260 को काट कर कोई और थोड़ा सा पैदा हो जाएगा। 260 का बच्चा 104 है, आधा दिख रहा है, 260 का आधा, ये 1.04 यानी कि डिवाइड हो गया है। नहीं समझोगे, 208 में 225 9 है ही नहीं, कैसे आ जाएगा? 208 8 2 10, 3 से कटता ही नहीं, कैसे आ जाएगा? 75 में 3 आता है, काट के 75 कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता, कि 208 ना 9 से कट रहा है 3 से कट रहा है, कैसे आ जाएगा? करना चाहो तो कर लो। हमारा क्या जा रहा है? 40 50 90 और 30 120, 45 और 35 80, 120 और 80 200, तो 208 और 200 का रेशियो लेना है। अब यहां पर रेशियो ऐसा नहीं कि काट के दिया है, डिवाइड करके दिया है। 2 से काटूंगा 104, 2 से काटूंगा ये 100, 104 को 100 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या मैक्सिमम है? किस शेयर ब्रोकर में मैक्सिमम जो है खाते खुले हैं? देखो मेरे भाई, एवरेज आपको मैक्सिमम बताना, किस शेयर ब्रोकर में एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट जो ओपन किए गए वो मैक्सिमम है। एवरेज मैक्सिमम कब आएगा? जब उनको जोड़ के मैक्सिमम आए। यानी कि मेरे भाई आपको ये वाला जोड़, ये वाला जोड़, ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़, इन चारों योग में ये बताना, इन संख्याओं के जोड़ में, कि कौन सा सबसे ज्यादा आएगा। सचिन जरा बताओ कौन सा सबसे ज्यादा आएगा? हैं एंजल? ये मैंने निकाल लिया था ना 208, ये मैंने निकाल लिया था 200। ये तो कम है, ये तो कम दिख रहा है ना, क्योंकि 55 से कम है, 65 से कम है, 35 से कम है, 28 से कम है, 25 से कम है। ठीक है भाई, ये भी कम ही है। अगर जोड़ भी लो तो क्या दिक्कत है? 60 और 50 110 और 45 155 और 45 और 42 77। ठीक है, 155 में 77 आप जोड़ लो तो 55 और 77 कितना आ जाएगा? 120 और 12 132 हो गया ना। तो ये ज्यादा हो गया यार,
ये वाला याद होगा ना, कितना किया था हमने, 155 और 77, तो ये 232 हो गया, 232। तो सबसे ज्यादा क्या है, ट्रेडबुल आया है। ठीक है, चलो, तो ऑब्जर्वेशन का भी खेल है, पर हमने ये जोड़ी रखा था तो हमने वो कर लिया, उससे आगे चलते हैं। आखिरी सवाल है भाई ये इस क्लास का और आज के हमारे डीआई का आखिरी सवाल। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना परसेंट है? कम या ज्यादा था, कम या ज्यादा बताना है मेरे भाई। ओहो, देखो आपको एवरेज के बारे में बताना है। जब हम बात करते हैं परसेंटेज कम या ज्यादा, तो परसेंटेज का मतलब बेसिकली रेशियो ही होता है, कुछ और नहीं है। जब मैं एवरेज का रेशियो लूंगा तो एवरेज का रेशियो लूंगा तो मेरे भाई बटे में जो भी नंबर आएगा वो तो कट ही जाएगा ना। ठीक है भाई, यानी कि आपको सम ही निकालना है, योग ही निकालना है। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या है, ये शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना परसेंट कम या ज्यादा है। ट्रेडबुल में मेरे दोस्तों जो खाते खुले हैं उनकी संख्या मेरे भाई शेर खान में खुले खातों की संख्या से लगभग कितना परसेंट कम या ज्यादा है। तो इसमें कितने खाते खुले हैं अभी मैंने निकाला 232 अभी कैलकुलेशन की पिछली बारी में, और इसमें कितने खाते खुले हैं ये मैंने निकाला नहीं ना, 22, 18, 40 और 30, 70, 70 और 32, 102, 102 और 45, 147 आएगा। ठीक है ना, 22, 18, 40, 30, 70 और 32, 102 और 45, 147। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर एवरेज भी तो निकालो बटे 4 करके, सॉरी बटे 5 करके एवरेज भी तो निकालो। सर बटे 5 करो, इसका बटे 5 करो, बटे 5 करके एवरेज आ जाएगा। लेकिन जब आप परसेंटेज निकालोगे तो बेसिकली आपको रेशियो लेना, तो बटे 5 क्या होगा, कट जाएगा। तो आप ये दिखाइए मेरे भाई कि ट्रेड, ये तो पूछा है कि ट्रेडबुल में जो अकाउंट ओपन हुए हैं वो शेर खान में ओपन होने वाले अकाउंट से कितने परसेंट लेस या ज्यादा है। तो मेरे भाई ये तो ज्यादा है, 147 से 232 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 53 और 32, 53 और 32 आ जाएगा, यानी कि 85 ज्यादा है। किससे, 147 से, और परसेंटेज में गुणा 100%। लेकिन एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस तो काफी दूर दूर हैं, ऑप्शन तो काफी दूर दूर है मेरे दोस्तों, तो यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है जी। और जैसे ये दोनों ऑप्शन 50% के करीब हैं। अगर नीचे जैसे 147 आपका बेस होता है, अगर 147 का 50% में निकालूं तो क्या आएगा, 50% यानी कि आधा। तो 147 का आधा भी 75 से कम आएगा, लेकिन ऊपर कितना है, 85 है, यानी कि 147 का आधे से तो ज्यादा लिखा हुआ है ना ऊपर, तो आंसर 50% से ज्यादा होगा। अगर 147 का हम 50% में निकालें तो 75 से छोटी संख्या आएगी, लेकिन ऊपर क्या है 85, यानी कि 50% से ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब ये बचा 60 और ये 57.82, 60 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, देख लेते हैं। अगर बेस 147 है तो 147 का 60% क्या आएगा, 140 का 14 चिंग 84 और 4.2, 84 और 4.2 88.2 आएगा। लेकिन ऊपर क्या है, यानी कि जब मैं बेस का 60% निकाल लूं तो 88.2 आ रहा है, लेकिन ऊपर तो 85 है, यानी कि आंसर 60% से कम आएगा। बताइए, ये चीज देखा करो मेरे दोस्त, ये चीज देखी कभी आपने, कैसे मैं बटा में कैलकुलेशन निकालना ठीक है जी। चलो, इसी के साथ आज की क्लास और ये हमारा डीआई जो है सॉल्व होता है। कौन सा डीआई आपको आज सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। 5 क्लास लेने का हमने प्रॉमिस किया था यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए। अर्थमेटिक की क्लास हो चुकी है, 2 क्लास टेबल डीआई, अगली क्लास में मैं आपको बार ग्राफ कराऊंगा। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास बढ़िया लगी है तो कमेंट्स जरूर करना। एक चीज मैं बताऊंगा, अगर किसी बच्चे का मान लो अर्थमेटिक कमजोर है तो ये अर्थमेटिक के क्लास नोट्स हैं, अगर कोई बच्चा खुद से पढ़ सकता है अपने कमरे में बैठ के, तो किसी बैच की किसी वीडियो की जरूरत नहीं। यहां सारे सवाल सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ये बुक आप फ्लिपकार्ट से मंगा लेना। मान लो जैसे बहुत सारे बच्चे
जॉब कर रहे हैं, उनके पास नहीं है समय, तो वहां अपने जॉब पे मेरे भाई काम करते हो, ये बुक खोल ली, इसमें से सवाल लगाए, कॉन्सेप्ट सीखा, सवाल लगाए, ठीक है नहीं, तो बहुत हेल्पफुल है। मजा आया होगा आपको, मैं मुझे भी मजा आ रहा है, तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर मैं एंजॉय कर रहा हूं टीआई करवाने को। ठीक है, आज इतना ही, कल मिलते हैं मेरे भाई इसी टाइम। धन्यवाद, बाय।